हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स फैमिली। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज 10 मार्च है और आज 10 मार्च से हम लोग की पटना यूनिवर्सिटी बीकॉम की एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो उसी के समक्ष मैं आज हिस्ट्री का पहला लेक्चर लाया हूँ और उसके बाद कुछ ही देर बाद आज ही आपको बीकॉम की भी पहली लेक्चर्स आज आपको मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग क्लासेज जो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि बस यहाँ पे ये जो आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं बस यहाँ पे आपको समझने हैं, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है नहीं। आपको इसका जो भी है पूरा पीडीएफ यानी कि पूरा क्या ये जो कंटेंट लिखा गया है इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा और आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर वहाँ से ज्वाइन आप नहीं कर पा रहे हैं लिंक के माध्यम से, तो आपके पास दूसरा विकल्प ये है कि आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे स्टूडेंट फैमिली सर्च मारिए और सर्च मारने के बाद देखिएगा जो चैनल का लोगो है सेम वही लोगो आपको वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले कल मैंने आपको लेक्चर्स में दिया था, उसमें मैंने सिलेबस बताया था, टॉपिक भी इसमें पहला टॉपिक पे हम लोग वर्णन किए थे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इस तरीके से हम लोग जानेंगे, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये जो खैर देखा जाए ये जो ट्रिक है ये ओजांग सर का है। अगर जो लोग उनका क्लास किए होंगे यानी कि जो ओजांग IAS अकेडमी है उनका ये मेथड है। इस तरीके से ये WMI मेथड इनको बोला जाता है। इस तरीके से हालांकि बहुत ही कंफर्टेबल क्लासें होती है, इसमें आप देखिए मज़ा आएगा आपको। तो सबसे पहले हम ये आपका रहा एक की पॉइंट हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप समझिए हड़प्पा सभ्यता जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं सभ्यता और संस्कृति ये सारी चीज़ें अगर मैं डिस्कस करूं तो आपसे एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछने वाला है नहीं सभ्यता क्या है संस्कृति क्या है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर फैक्ट की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है और जहाँ लगे कि हाँ ये चीज़ें आपको समझा देनी चाहिए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वहाँ मैं आपको समझा दूँगा। अब सभ्यता क्या है संस्कृति क्या है ये सब बताएँगे तो वहाँ पर जो है आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो इसकी सब पहली जो आती है अवधि क्या मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता का मतलब एक समझ लीजिए एक समाज था, एक वैसा समाज था जो वर्तमान के समाज के जैसा था, वो चल रहा था, किसी कारणवश उसका विलुप्त हो गया। जैसे ये भारतीय समाज हो गया, देख सकते हैं आप ये भारतीय सभ्यता का ये समाज का ये अभी चल रहा है। हो सकता है किसी कारणवश इस सभ्यता या संस्कृति का विनाश हो जाए, जैसे कोरोना आया था तो कोरोना की वजह से हो सकता था सारे के सारे लोगों का निधन हो जाए, तो ये सभ्यता क्या होता है ये नष्ट हो जाता। तब इससे इतिहास में पूछा जाता कि ये सभ्यता कब से कब तक चली, तो जब से चली आ रही तब से लेकर और 2022 तक ये चली। वही यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता जो था या हड़प्पा सभ्यता ये कब से कब तक चला था। तो इसमें देखिए कई प्रमाण इसके मिलते हैं। जो ये सिंधु सभ्यता की जो अवधि माना जाता है यानी कब से कब तक, तो इसमें एक कार्बन डेटी आता है यानी कि जिसे C14 कहते हैं। इसके अनुसार जो है वो आपका 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इस सिंधु सभ्यता की अवधि मानी जाती है। उसी में कुछ लोगों का मानना है आपका 2750 से लेकर और 1750, तो कुछ लोगों का कहना है डायरेक्ट 2500 से लेकर और 1500 ईसा पूर्व तक। लेकिन इसमें सर्वाधिक अगर देखा जाए तो ये आपका 2500 से लेकर 1750 तक ये माना जाता है, तो यहाँ मान सकते हैं। और अगर ऑप्शन में ये ना रहे तो आप 2750 से 1750 मार सकते हैं, लेकिन आप यहाँ नोट डाउन करेंगे बस यही। लेकिन तीनों कंडीशन क्या है, तो ये किसके अनुसार बताया गया है, कार्बन डेटी के अनुसार, C40 के अनुसार। ये क्या है आपका कार्बन डेटी, तो कार्बन डेटी जो है ये एक यंत्र का नाम है। इसके माध्यम से पुराने चीज़ वस्तुओं का पता लगाया जाता है कि इसका उम्र सीमा कितना है। जैसे मान के चलिए कोई आप जानते हैं कि खनन कार्य होता है तो उसके दौरान कुछ वस्तुएं हमें प्राप्त हो गए, एक ईंट प्राप्त हो गए, तब उसको पता लगाने के लिए ये जांच की जाती है कि कितना पुराना वस्तु है, तो किसके माध्यम से, तो इसी C14 के माध्यम से किसी चीज़ वस्तु का पता लगाया जाता है कि ये कितने पुराने चीज़ वस्तु है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा आता है कि आखिर ये जो हड़प्पा सभ्यता है, जैसे हम इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आज जानकारी ले रहे हैं, तो इसके बारे में सर्वप्रथम कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो जानकारी दी होगी। तो इसके बारे में सर्वप्रथम जो आपकी जानकारी दिए थे वो चार्ल्स मेसन दिए थे, कब, 1855 में। फिर रहा सवाल ये कैसे जानकारी दे दिए थे,
तो इनका जानकारी ये मुख्य रूप से ये जानकारी नहीं दिए थे कि यहाँ ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखिए कुछ जानकारी मैं दे रहा हूँ। हुआ क्या था दरअसल, जैसे आप जानते हैं यही गोरखपुर जो कराची के बीच में कुछ रेलवे प्लेटफॉर्म यानी कि रेलवे का कुछ विकास का काम चल रहा था, जिसमें पटरियों को बिछाया जाता था। उसी के क्रम में ये जब खनन काम होता था, जैसे आप देखते हैं पटरी वगैरह बिछाया जाता है तो उसको एक जगह से खोद कर उसमें सारा वही मेंटेनेंस किया जाता है। तो उसी के क्रम में इन्हें एक ईंट प्राप्त हुआ। तो वो जो ईंट था वर्तमान समय से कुछ अलग था। वो जो जैसे कि देख सकते हैं अभी जो ईंटें प्राप्त होती है ये सामान्यतः हम इन सारे ईंटों को कहीं ना कहीं देखे होते हैं या परिचित होते हैं, लेकिन उस समय का जो ईंट मिला उसको अभी तक भारतीय सभ्यता में कहीं देखा नहीं गया था। तो इन्होंने क्या किया, ये चार्ल्स मेसन जो गए उस समय इन्होंने कहा कि 1855 में इन्हें मिला, तो ये ले जाकर पुरातत्व विभाग में दे दिए। पुरातत्व विभाग में देने के बाद कहा कि देखिए ये पुरातत्व विभाग में दिए और कहा कि देखिए ये जो ईंटें हमें प्राप्त हुई हैं ये कुछ अलग प्रकार की ईंटें हैं, इसके बारे में जांच की जाए कि आखिर किस तरीके से ईंटें हैं इसके बारे में। तो इसको जब ले जाकर दिया गया 1855 में, तो उस समय इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन कुछ समय जैसे जैसे समय बीतता गया तो पुरातत्व विभाग का जो अध्यक्ष थे तो उनको चेंज किया गया। तो पहले जो थे उनको चेंज कर अलेक्जेंडर कर्निघन को जब ये पुरातत्व विभाग का हेड बने, तो इन्होंने कहा कि ये देख रहे हैं कि अपने विभाग में एक अलग प्रकार की ईंटें हैं, आखिर ये कैसी ईंटें हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त की जाए। तो इन्होंने क्या किया कि इसके तरफ ध्यान आकृष्ट किया। किसके तरफ, ये जो इनको ईंटें मिला था चार्ल्स मेसन को, तो जब चार्ल्स मेसन को ईंट मिल गया तो ये ले जाकर पुरातत्व विभाग में दे दिए। उस समय तक रखा हुआ था, ईंटों पर कोई चर्चा नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ये अलेक्जेंडर कर्निघन साहब आए तो इन्होंने कहा कि उस ईंटों के बारे में आप लोग जानकारी इकट्ठा कीजिए कि आखिर ये ईंटें प्राप्त हुई कहाँ से। तब इन्होंने ईंटों के बारे में जानकारी प्राप्त की और फिर कहा कि ठीक है ये एक ईंट मिल गया और इसके बारे में आप थोड़ा जाइए और जानकारी प्राप्त कीजिए कि आखिर ये ईंट मिला है, हो सकता है ये ईंट मिला है और आप वहाँ पे जा रहे हैं, यानी कहाँ पे, कराची में जो जहाँ से ये ईंटें प्राप्त हुआ था वहाँ से हो सकता है और कोई चीज़ें आपको अवशेष मिल जाए जिससे किसी सभ्यता हो या संस्कृति के बारे में उसको काफ़ी हद तक हमें जानकारियाँ मिल सकती है। तब इन्होंने क्या किया, अलेक्जेंडर कर्निघन जो थे वो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। यानी कि इनको जॉन मार्शल को एक अध्यक्ष, एक टीम बनाकर भेजे। कब, वही 1920-22 के आसपास। ये माजरा क्या है थोड़ा देखिए। जब इनको ये क्या थे, पुरातत्व विभाग के मतलब हेड थे, कौन थे, अलेक्जेंडर कर्निघन। जब इन्होंने ईंट देखी तब इन्होंने कहा कि आप जाइए वहाँ पर और देखिए कि आखिर ये जो ईंट मिला है किस तरीके से है। तो किनको देखने के लिए भेजे, इनको अध्यक्ष बनाकर भेजे, जॉन मार्शल को। यानी कि आप कहीं पे जाते हैं खेलने के लिए तो किसी को कैप्टेंसी दे देते हैं ना कि आप कैप्टेंसी कीजिए, तो उसी तरीके से जो टीम बनाकर भेजे कि आखिर इसके बारे में जाइए जाँच पड़ताल कीजिए, उसी टीम की कैप्टेंसी इनको जॉन मार्शल को बनाकर भेजा। कब, 1920-21 के आसपास। और उसके बाद वहाँ भेजने के बाद जो खुदाई किए, देखिए यहाँ पे भेजने के बाद जब खुदाई का काम किए, कौन किए, दयाराम साहनी किए। यानी कि अब देखिए यहाँ पे माजरा क्या है, यहाँ पे लगभग आपका 4 लोगों का नाम आ रहा है। ये चार्ल्स मेसन का क्या भूमिका था, चार्ल्स मेसन को ईंटें प्राप्त हुई, यानी कि कुछ अलग प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई तो वो ले जाकर यहाँ जॉन अलेक्जेंडर कर्निघन को दे दिए। अलेक्जेंडर कर्निघन कौन थे, ये पुरातत्व विभाग के सबसे हेड थे। अब उसी में आप देखते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग थोड़ा जाइए इसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए। तो इन्होंने 8-10 लोगों को कमेटी बनाया, एक टीम बनाया और उस टीम को कहा कि जाइए आप इस ईंट के बारे में और कोई जानकारी देखिए वहाँ मिलता है या नहीं। तब इन्होंने कहा कि आप भेजा, तो उनको कमेटी बनाकर भेजा कि इनको जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल ये 7-8 लोगों की कमेटी बनाकर ले गए और वहाँ ले जाने के बाद वहाँ पे जब चीज़ें जहाँ से मिली थी कहा कि अब यहाँ पे खुदाई कीजिए। तो सबसे पहले खुदाई करना किसने शुरू किया, तो वही आपका दयाराम साहनी ने। तब वहाँ पे खुदाई किए, तब धीरे धीरे पता लगा कि हाँ यहाँ से और भी चीज़ें हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में साक्ष्य मिल रहा है। अब उसका हड़प्पा ही नाम क्यों पड़ा, सिंधु ही नाम क्यों पड़ा, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। हालांकि ये आपके अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्यों हड़प्पा कहें, क्यों सिंधु सभ्यता कहें, तो इसका ज़्यादा कोई अर्थ नहीं है। सिंधु नदी के किनारे स्थित था इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा गया। और ये हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम इसकी खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा भी है कहाँ, पाकिस्तान के माउंट मोंगरी जिले के रावी नदी के किनारे। हालांकि ये सब चीज़ें मैं आपको अभी विस्तार से बताऊँगा, बस यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझिए। तो इतना हो गया आपका। तो ये आपको 4 पॉइंट आप चाहे तो याद रख सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हो गया।
अब जैसे ही वहाँ पे खुदाई हो गया हड़प्पा नामक स्थान पे, तो हड़प्पा अभी तो खैर उस समय भारत में था, लेकिन अभी विभाजन हो गया तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में चला गया है, क्योंकि 1921 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय तक वो भारत का ही अंग था। लेकिन अब विभाजन हो गया तो भारत वो पाकिस्तान में चला गया। तो जब 1920-21 के आसपास तक जब यहाँ पे हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई हो गई, वहाँ से कुछ हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने लगे, तब ये मोहनजोदड़ो, आप जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, आप 12th में पढ़े होंगे। मोहनजोदड़ो क्या था? ये सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध राजधानी नगर था। जैसे वर्तमान समय में कहा जाए भारत का सबसे फेमस शहर, तो जैसे मान के चलिए राजधानी कौन था? यही आपका दिल्ली हो गया। तो उसी तरीके से सबसे मुख्य जो था राजधानी नगर था, यही आपका मोहनजोदड़ो था। तो इसके बारे में खुदाई कौन कराए? आर.डी. बनर्जी, यानी इनका पूरा नाम क्या था? राखाल दास बनर्जी। जैसे ही यहाँ पे खुदाई हुआ, कहाँ पे? हड़प्पा में 1920-21, इसके ठीक 1 साल बाद यहाँ पे आर.डी. बनर्जी के द्वारा खुदाई कराई गई। तो ये थे आपके कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी। अब यहाँ पे कुछ आइए, अब हम आगे जानते हैं इस हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में। अब विस्तार क्या था? जैसे अभी कहा जाए आपका भारत का क्षेत्रफल क्या है, तो हम भारत का क्षेत्रफल बताते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से भारत का ये क्षेत्रफल हो गया। उसी तरीके से इन सिंधु सभ्यता का पूरा विस्तार कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना था? तो पहले देखिए जब खुदाई हुआ तो धीरे धीरे खुदाई होते गया, 5,000 हुआ, 7,000 हुआ, फिर 12,000, 12 से फिर आपका बढ़ते गया, 12 लाख हुआ, 12.5 लाख हुआ, फिर 13.5 लाख हुआ। लेकिन फिर अभी वर्तमान में देखा जाए कि इसका विस्तार कितना है, तो 20 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में इस सिंधु सभ्यता का पूरा विस्तार हुआ था। उसके बाद कहा जाए कि इसका, अब रहा सवाल कि हम कहें कि अब इसका विस्तार देखिए, अभी वर्तमान में देखा जाए तो 3 देशों में इसका विस्तार हो गया, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन तीनों देशों में जो है इस सिंधु सभ्यता के हमें कुछ ना कुछ अवशेष मिले। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इस सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो पूरे 3 देशों में फैला हुआ था। अब रहा सवाल कि 3 देशों में जब फैला हुआ था तो क्या कोई प्रमाण दीजिए भारत में कहाँ तक है, पाकिस्तान में कोई स्थान का नाम बताइए, फिर अफगानिस्तान में। लीजिए यहाँ पर है आपका, देखिए भारत में इसका विस्तार देखिए। भारत में यहाँ पे ये आपका एरिया वाइज दे दिए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। आप जानते हैं ऊपर यहाँ पे ये उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे ये आप जब मैप देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा क्या होता है? उत्तर, और नीचे का दक्षिण, फिर ये आपका पूरब और पश्चिम। ठीक है, तो देखिए उत्तर में जम्मू का मांडा, यानी कि जम्मू में एक स्थान है जिसका नाम है मांडा, वहाँ पर सिंधु सभ्यता का विस्तार हमें मिला है। फिर दक्षिण में आ जाइए अपने दक्षिण में, तो दक्षिण में जो महाराष्ट्र का दायमाबाद है, महाराष्ट्र का दायमाबाद में मिला है। फिर आप चले जाइए इधर पूरब में, तो पूरब में आपका जो यूपी का आलमगीरपुर है, वहाँ से हमें प्रमाण मिले हैं सिंधु सभ्यता के। और फिर इधर पश्चिम में चले जाइए तो जो हरियाणा का सुतका गैंडोर है, यहाँ से हमें सिंधु सभ्यता का प्रमाण मिले। तो ये आपका कहिए चौहद्दी कहिए या ये इसका चौकोर विस्तार कहिए सिंधु सभ्यता का। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, फिर आपने पाकिस्तान का भी नाम लिया कि पाकिस्तान में विस्तार है, तो पाकिस्तान में कहाँ है? तो देखिए ये पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान, सिंध, पंजाब एवं बलूचिस्तान, ये 3 शहर हैं जहाँ पे हमें सिंधु सभ्यता का व्यापक विस्तार हमें मिले हुए हैं। उसके बाद फिर रहा अफगानिस्तान में कहाँ से मिले हैं? तो अफगानिस्तान में सुरतगोई और मुंडिका, इन 2 स्थानों से हमें सिंधु सभ्यता का प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा सिंधु सभ्यता का। अब इसका देखिए बेसिक ये चीज़ें जान गए। अब हम इससे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी जैसे पूछ देता है, इसका प्रमुख केंद्र क्या था? मैंने अभी बताया प्रमुख केंद्र मतलब इसका राजधानी नगर कौन था, तो वही मोहनजोदड़ो इसका प्रमुख केंद्र था। किसका? सिंधु सभ्यता का अगर प्रमुख केंद्र देखा जाए कौन था, तो वही मोहनजोदड़ो और लोथल। कहीं कहीं पे लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों कंबाइन दे देता है। अगर आपका सिर्फ मोहनजोदड़ो और लोथल दे, कहीं अलग अलग दे, वहाँ पे आपको मोहनजोदड़ो देखना है। अगर दोनों कंबाइन एक साथ रहे तो मोहनजोदड़ो और लोथल, इन दोनों को आपको टिक मारना है। ठीक है, अब आपको मोहनजोदड़ो से रिलेटेड 2 बातें मोहनजोदड़ो और लोथल से याद रखना है। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। किस शहर को? मोहनजोदड़ो को। क्यों मृतकों का टीला मतलब क्या हुआ? ये जो स्थान था मोहनजोदड़ो, यहाँ जितने भी सिंधु सभ्यताई लोग थे, यहाँ पे देखा गया कि अधिक से अधिक मात्रा में शमशान मिला है। यानी कि जितने भी यहाँ पे मृतकों का शव होता था, यानी कि जिन लोगों का डेथ हो जाता था, उन लोगों को यहाँ पे अंतिम संस्कार यहीं पे कराया जाता था। इसलिए इसे भूतों का टीला या मृतकों का टीला भी
कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है। फिर रहा लोथल को, तो लोथल को बंदरगाह नगर भी कहा जाता है। इन सारे चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि आपको कुछ समय में कुछ ये सारा मैटर मिल जाता है, इस मैटर को एक जगह करने में बहुत समय लगते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको स्किप न कीजिएगा, इसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी है आपका कालीबांगा। कालीबांगा क्या था आपको पता होगा, ये भी एक शहर का नाम है, सिंधु सभ्यता में फेमस। जिस तरीके से मोहनजोदड़ो एक शहर का नाम था, जैसे ये भारत हो गया, तो भारत में अभी 28 जैसे राज्य हो गए, बिहार का ये, झारखंड का ये, उड़ीसा, उसी तरीके से ये क्या था, कालीबांगा हो गया, धौलावीरा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, ये सारे क्या थे, शहर के नाम थे सिंधु सभ्यता में। तो उसी में एक कालीबांगा जो था पूछ देता है आपका ऑब्जेक्टिव में, कालीबांगा का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है वो काली रंग की चूड़ियाँ होता है। आगे ये भी पूछता है कालीबांगा किस नदी के किनारे स्थित है, धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो किस नदी के, लोथल किस नदी के। तो ये सारे चीज़ हम आपको हालांकि लिखना चाहें तो लिख लीजिए। मोहनजोदड़ो तो आपको ये सारे एक साथ ही इसका सेपरेट में वीडियो दे दूंगा, जहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखिए, फिर आपसे पूछ देता है कि धौलावीरा का अर्थ क्या होता है। तो धौलावीरा का जो अर्थ होता है वो सफ़ेद रंग का कुआं, इसको भी आप नोट कीजिए। अब ये पूछ देता है कि यहाँ की लिपि क्या थी। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि भारत की प्रथम लिपि कौन थी या पहली लिपि कौन थी, तो देवनागरी लिपि। उसी तरीके से वहाँ की लिपि क्या थी, तो दो वहाँ की लिपियाँ जो हैं वो प्रकाश में आती है, एक भाव चित्रात्मक एवं एक वास्ट्रोफिडन, या इसी को पिक्टोग्राफी भी कहा जाता है। भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफी या वास्ट्रोफिडन भी इसको कहते हैं, लेकिन ये दो ही आप इसको याद रखेंगे। एक वास्ट्रोफिडन भी आता है तीसरा, लेकिन उतना नहीं पूछता, यही दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर रहा यहाँ का समाज कैसा था, कहाँ का, ये सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था। तो ये मातृसत्तात्मक था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि वहाँ की समाज कैसी थी, मातृसत्तात्मक। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए वर्तमान समय का जो भारतीय समाज है ये पितृसत्तात्मक है, और उस समय के थी वो मातृक सत्तात्मक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पितृसत्तात्मक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पिता ही प्रधान होते हैं, यानी कि पुरुष प्रधान होते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे अभी भी किसी बच्चे का हम लोग परिचय लेते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो पूछते हैं तुम किनके लड़के हो, तो वो अधिकतर जो है वो अपने पिता का नाम, 99% में वो अपने पिता का ही नाम बताता है कि हम मोहन के लड़के हैं, इनके लड़के, जो भी अपने पिता का नाम बताता है। लेकिन ये जो सिंधु सभ्यता था ये पितृसत्तात्मक था, सॉरी मातृसत्तात्मक था। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाता था तो वो अपने माता का नाम बताता था, यानी कि उसे ही कहा गया कि जिस समाज में माता की प्रधानता होती है उसे मातृसत्तात्मक कहा जाता था। तो उसे सिंधु सभ्यता भी जो था एक मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक है। अब पूछता है सिंधु सभ्यता का जो था वो मुख्य फसल क्या था। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल क्या थी, तो यहाँ की जो मुख्य फसलें थी वो गेहूँ, जौ, ये मुख्य रूप से इसकी दो फसलें थी। मांस में अगर देखा जाए तो अधिकतर लोग ये आपका मछली का सेवन करते थे, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है, लेकिन ये आपका मुख्य फसल पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए आपके लिए ये एक देता है, हालांकि सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हालांकि आप पढ़िएगा तो हर जगह मिलेगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों को धातु का ज्ञान हो गया था, वो धातु के औजार भी अच्छे अच्छे धातु के औजार बनाते थे, लेकिन धातु का तो ज्ञान था उनको, लेकिन लोहा से वो परिचित नहीं थे, उनको लोहा की खोज अभी उनको नहीं कर पाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको कि याद रखिएगा, इनको लोहा का ज्ञान, लोहा के बारे में पता नहीं था। फिर देखिए कुछ मोहनजोदड़ो से हमें कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई है, जो पूछ देता है। अन्नागार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, सभा भवन हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वही अन्नागार हो गया, सभा भवन हो गया, स्नानागार हो गया, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। अन्नागार क्या था, तो अन्नागार का मतलब नाम से स्पष्ट है, अनाजों का रखने वाला घर। जैसे वर्तमान समय में देख सकते हैं हम लोग अनाजों को रखने के लिए क्या बनाते हैं, कोल्ड स्टोरेज, जो हम लोग मुख्य रूप से कोल्ड स्टोरेज जो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, अनाजों को रखने का काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से कोल्ड स्टोरेज क्या करते थे, वो सिंधु सभ्यताई लोग भी बनाते थे, लेकिन उनके कोल्ड स्टोरेज का क्या नाम था, उसको हम लोग कहें अन्नागार। दूसरा क्या है आपका सभा भवन। सभा भवन भी वो वर्तमान समय के पार्लियामेंट जैसे हो गया हम लोगों का, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा जैसे होता है, वो भी अपने कुछ बातों को डिस्कस करने के लिए जो थे एक सभा, एक भवन बनाए थे जिसे सभा भवन कहा जाता था, जहाँ पे लोग बैठ के मीटिंग करते थे। एक हो गया आपका अन्नागार। तो अन्नागार का मतलब क्या हुआ,
ये इसको वर्तमान समय के स्विमिंग पूल से इसका कंपेयर किया गया, यानी कि जहाँ पे नहाने का हम लोग काम करते हैं तो वही नहाने वाला जो उन्होंने एक स्नान करने वाला घर बनाया था उसे ही हम लोग स्नानागार कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ों का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है सिंधु सभ्यता में, तो मोहनजोदड़ो से, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद पूछ देता है सड़क के बारे में कुछ वहाँ से सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, कि सिंधु सभ्यता में सड़क का जो चौड़ाई था वो कैसा था। तो सड़क का जो चौड़ाई था वो मुख्यतः 30 फीट, यानी कि वहाँ की जो मुख्य सड़क होती थी, जैसे वर्तमान समय में हम कहा जाए कि मुख्य सड़क क्या हो गई, जैसे हम लोग का NH हो गया, नेशनल हाईवे, तो इसकी मुख्य चौड़ाई कितनी है पूछा जा सकता है, तो उसकी जो चौड़ाई होती है उसकी माप लीजिए। ठीक उसी तरीके से जो सिंधु सभ्यता की जो मेन सड़कें हुआ करती थी उसकी चौड़ाई कितनी होती थी, तो वो 33 फीट हुआ करती थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। अंत में आ जाता है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांस्य युगीन का मतलब क्या हुआ, ये जो लोग थे ये मुख्य रूप से कांसे का यानी कि शीशे का अधिक मात्रा में ये प्रयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये रहा आज के जो आपके लिए लेक्चर्स थे, जो क्लासेस थे, बस इतना ही। और कल हम लोग फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, टॉपिक क्या, अभी इसी में सिंधु सभ्यता में बहुत चीज़ें बाकी है जो आपको देने हैं। तो कल के लेक्चर में और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं कोशिश करूंगा कि एक शॉर्ट वे में आपको इसी तरीके से समझाने का कोशिश करूं। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बंद कर।